एक बार नजर डालें निफ्टी पर तो 8640 के आसपास से फिलहाल निफ्टी ट्रेड करते हुए ऑलमोस्ट 25 अंकों की कमजोरी यहां पर दिख रही है। मेजर ड्रैगर्स आज आईटी है, फिर चाहे टीसीएस की बात करें या फिर आज इन्फोसिस, एचसीएल टेक यहां पे गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन बाजार को संभाले हुए फिलहाल बीएचईएल यहां पर तेजी देखने को मिली। एचयूएल, आईटीसी ये कुछ स्टॉक्स है जिन्होंने बाजार को फिलहाल संभाला हुआ है। लेकिन प्राइमरी मार्केट की बात कर लेते हैं। आरबीएल बैंक का आईपीओ कल तक खुला रहेगा, आज उसका सेकेंड लास्ट डे है और आज फुली सब्सक्राइब हो चुका है आरबीएल बैंक का आईपीओ से लगभग 1213 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। अब तक हमने अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस से राय ली है और उन सब ने इसको एक थम्स अप दिया है, यानी सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहे हैं। हमारे साथ संजीव जैन मौजूद है। संजीव, आप क्या राय रखते हैं रत्नाकर बैंक के आईपीओ पर? क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए? देखिए, रत्नाकर बैंक के आईपीओ के लिए मेरे तरफ से भी थम्स अप है। आप देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखिए, जहां पर अभी भारतीय इंटायर बैंकिंग सेक्टर एनपीए और डी ग्रोथ एडवांस से जूझ रहा है, वहां पर रत्नाकर बैंक एक अच्छा ग्रोथ दिखा रही है। अगर इसके एनपीए लेवल को देखें तो 1% से ग्रोथ एनपीए कमी है और नेट एनपीए भी 0.596 के आसपास है। दूसरा, कंपनी के आप प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा नजर डालें तो ये देखने को मिलेगा आपको कि इसके सीएजीआर ग्रोथ जो है टॉप लाइन और बॉटम लाइन में 40% प्लस है। तो और कंपनी का जो एक्सपोजर है वो भी बहुत ही डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर है। तो ये यहाँ से ऐसा नहीं लगता है कि कि कुछ बैंक में गोइंग फॉरवर्ड कुछ प्रेशर रहना चाहिए। तो यहाँ पर सब इन्वेस्टरों को मेरी सलाह होगी कि यहाँ पर आरबीएल में आप सब्सक्राइब कर सकते हो। Sure, Rajesh, your quick reactions on RBL as well, formerly known as Ratnakar Bank. RBL पर आपका क्या व्यू है, एंड गोइंग फॉरवर्ड आप क्या रिकमेंडेशन दे रहे हैं उस पर? देखिए, यहाँ पे मैं एक थोड़ा फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेक्निकल चलता है वो आईपीओ पे नहीं चलता, प्राइमरी मार्केट में नहीं चलता, सेकेंडरी मार्केट में चलता है। बिकॉज इन टेक्निकल्स व्हाट वी नीड इज अ चार्ट, प्राइस एंड वॉल्यूम रेशियोज। बट व्हाट Moneylicious is recommending on that, that's what Moneylicious, yeah, as a house, yes, as far as my knowledge is concerned, हम लोगों ने इस पे जो बायस दिया है वो पॉजिटिव दिया है, हम लोगों ने रेकमेंड किया है कि अच्छा काउंटर है। बट फंडामेंटली आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। चलिए फिलहाल कुछ और स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं। इस वक्त एक एसएमएस आया हमें, रघुनंदन जी ने भेजा है पुणे से और इन्फोसिस पर ये जानना चाह रहे हैं। संजीव, आपकी राय लूंगी। इन्होंने 50 स्टॉक्स ले रखे हैं 1135 के लेवल्स पर। आईटी स्टॉक्स में हम देखने लगा था पिछले हफ्ते, पूरा हफ्ता ही आईटी के लिए काफी अच्छा नहीं रहा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और इंडेक्स भी काफी नीचे क्लोज हुआ। इन्फोसिस लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, आज भी लगभग 10 रुपए की कमजोरी दिख रही है। फिलहाल इन्होंने जहां पर बाइंग की है उससे काफी नीचे है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए पल्लवी, जैसा कि आपने बताया इंटायर आईटी सेक्टर में प्रेशर देखने को मिला है और इन्फोसिस के साथ कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी फ्लो हुई है। जैसा कि न्यूज़ आ रही थी कि आरबीएस ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है इन्फोसिस के साथ। तो गोइंग फॉरवर्ड इन्फोसिस के गाइडेंस में हम लोग देख सकते हैं कि कुछ गाइडेंस लोअर आ जाएं। तो मेरी यहाँ सलाह होगी कि इनको इन्फोसिस में अगर बने रहना है तो लॉन्ग टर्म अपना टाइम होराइजन रखना पड़ेगा, क्योंकि नियर टर्म में थोड़ा प्रेशर कंपनी के फाइनेंशियल्स में रह सकता है। तो अगर आपका टाइम होराइजन लंबी अवधि का है, अराउंड 2 से 3 साल की अवधि का है, तो इन्फोसिस में बने रहना चाहिए। श्योर। इनफैक्ट विदर्भ पुणे से हमें एक एसएमएस आया राजेश, स्ट्राइड्स आर इनफैक्ट 150 और 629 और लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव में आपको क्या लगता है कि कौन से लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि स्टार में जो यानी स्ट्राइड आर्कोलैब में जो हमने प्रेशर देखा था, दैट इज अ ट्रिगर, कुछ न्यूज़ बेस्ड ट्रिगर था। टेक्निकल ब्रेकआउट देते देते बचा और उसके बाद जो लॉन्ग बिल्टअप है, जिन्होंने बाजार ये स्ट्राइड को संभाला था वो पूरा लिक्विड हो चुका है। और लेकिन एट अ करंट मार्केट प्राइस मुझे लगता है स्ट्राइड में जो है एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड लेवल पे है। और यहाँ पे चूँकि एक्सपायरी है और यहाँ पे बेयर का पलड़ा भारी है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता 940-950 से ज़्यादा इसमें मंदी होगी। मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें लिक्विडेशन कैश में हो रहा है तो ऑब्वियसली फ्यूचर विल बी डाउन। होल्ड रखिए, इसका जो सपोर्ट है वो रफली 940-950 के आसपास ही रहेगा। वहाँ से मैं टेक्निकल पुल बैक एक्सपेक्ट करता हूँ। रफली इसका 1020 प्लस तक का टारगेट मुझे लगता है इसमें आना चाहिए। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, जितना निगेटिव है वो 940-950 के आसपास समेट आ जाएगा और वहाँ से फिर से एक रिलीफ रैली आप देखोगे। मे बी एट दैट टाइम यू कैन एग्जिट योर लॉन्ग। ऑलराइट।
चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये हमें भेजा है सौरभ पांडा ने उड़ीसा से, और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर इनका सवाल है। संजीव, इन्होंने 100 शेयर्स ले रखे 90 के लेवल्स पर, यानी भी इनकी भी खरीदारी ऊपरी स्तरों पर है, और फिलहाल स्टॉक में देखें काफी करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है लॉजिस्टिक्स स्पेस के सभी स्टॉक्स में, खासतौर पर स्नोमैन की अगर बात करें 70 के लेवल्स के आसपास ये पहुंच चुका है। फिलहाल इनको करना क्या चाहिए? काफी करेक्शन के बाद अब फिलहाल कितना समय और रुकना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स? देखिए पल्लवी, लाइक जैसा आपने बताया कि काफ़ी करेक्शन आ चुका है इंटायर लॉजिस्टिक्स सेक्टर में। तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर चल इसलिए रहा था क्योंकि जीएसटी की बात चल रही थी, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो हो रही थी, राइट। और लाइक अगर आप स्नोमैन लॉजिस्टिक की पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं तो इसके Q1 के नतीजे कुछ खास आए नहीं हैं, और रिलेटिवली कंपनी के फिनेंशियल्स भी वीक पड़ते हैं अदर लॉजिस्टिक कंपनी के सामने। पर विंटर सीजन में ये क्लियर होने वाला है कि जीएसटी बिल पास होगा या नहीं। तो मेरी सलाह होगी कि एटलीस्ट ये विंटर सीजन तक यहाँ पर ये कंपनी को होल्ड करके रख सकते हैं, और देन आफ्टर फिर वहाँ से एग्जिट हो जाए। अगले कॉलर है हमारे साथ, इनफैक्ट एक एसएमएस ले लेते हैं। समीर ने हमें पुणे से मैसेज किया हुआ है राजेश, उनका सवाल है ट्राइडेंट पर। 3000 और शेयर्स 51 और लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। हालांकि उनका क्वेश्चन इज नॉट दैट क्लियर, बट ट्राइडेंट लिमिटेड गोइंग फॉरवर्ड कौन कौन से लेवल्स टेस्ट कर सकता है? देखिए, मुझे लगता है ट्राइडेंट जो है उसका एक अच्छा बॉटम फॉर्मेशन रफली बना है 41-42 के आसपास। हालांकि उनकी खरीदी जो है वो बहुत ऊपर की लगती है। जो रेजिस्टेंस बनता है वो रफली 49-50 के आसपास है, लेकिन मुझे लगता है चार्टिकली इसका 50 का टेक्निकल ब्रेकआउट मिलेगा तो इसका एक अच्छा रैली मिलेगा रफली 57-58 तक। मे बी दैट इज़ द टाइम व्हेन ही कैन एग्जिट। लेकिन मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे यही रिकमेंड करना चाहूँगा ऑन ए पोजिशनल बेसिस, प्योरली ऑन ए पोजिशनल बेसिस, लंबे होराइजन के हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा रैली नहीं आएगा। तो ये सेल ऑन राइज काउंटर है। आप एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करिए। यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस से 44 का स्टॉप लॉस है। अपसाइड में जैसे मैंने कहा 50 का ब्रेकआउट है। 50 के ऊपर 56-57 मिले तो डेफिनेटली एग्जिट कर लीजिए। ऑलराइट, अगले दर्शक का सवाल है हमारा राजा बैटरीज पे। जसबीर सिंह ने एसएमएस के जरिए पूछा है, और इन्होंने बताया है कि इन्होंने 100 शेयर्स लिए 943 के लेवल्स पे। ऑलमोस्ट हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इन्होंने भी ऊपरी स्तरों पर ही खरीदारी की है। आज इसमें ऑलमोस्ट 2% की गिरावट हमारा राजा में देखने को मिल रही है। इन स्तरों पर संजीव क्या स्ट्रैटेजी आप बताएंगे इन्हें अपनाने के लिए? देखिए, अमर राजा बैटरी पे मेरा होल्ड कॉल ही रहेगा। आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखिए, एक फंडामेंटली साउंड कंपनी है, और कंपनी की स्ट्रॉन्ग टाई अप है मेजर ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ। लाइक आप कंपनी की रिप्लेसमेंट मार्केट में देखिए 28% मार्केट शेयर कंपनी होल्ड करके रखती है, और कंपनी का अब फोकस है OEM मार्केट को मार्केट में अपना मार्केट शेयर बढ़ाना। तो डेफिनेटली अमर राजा पे एक होल्ड कॉल की ही सलाह होगी मेरी। और तो हमारा जो बैटरीज पर फिलहाल बने रहने की सलाह दे रहे हैं।